हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत का जो सीपीआई है बढ़ करके 4.38% रहा है। सीपीआई होता क्या है ये हमने कल की क्लास में देखा था। पूर्व राष्ट्रपति जो साउथ कोरिया के यून सुक योल है, इन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लॉर्ड्स के जो इंग्लैंड में है क्रिकेट ग्राउंड, इसके ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ बनी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने ऐड करे थे, जैसे कि भारत का लक्ष्य 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का 2030 तक का था। भारत ने 4 साल पहले ही ये अचीव कर लिया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है, इसका क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, जिनका 74 की उम्र में निधन हुआ, ये कतर से संबंधित है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र ये किस शहर में है? दिल्ली में। इसी का नाम बदल करके रिसेंटली कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है। अहमदाबाद में 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश किस राज्य की गौ हत्या मामले से संबंधित है? तो तमिलनाडु राइट आंसर है। और चर्चे में रहा आईआरजीसी, जो कि ईरान से रिलेटेड है। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी स्थापित की गई हल्द्वानी में। साथ ही गुजरात की ऊंचा जीरा और ऊंचा सौंफ को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, भारत और किस देश के बीच 15 जुलाई से ऐतिहासिक व्यापार समझौता सटा लागू हुआ है? सटा यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये रिसेंटली भारत का ब्रिटेन के साथ कल से ही 15 जुलाई से लागू हो चुका है। तो भारत और यूके के बीच लागू हुआ ये जो सटा है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, हिंदी में कहें तो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। इसका मतलब एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये मुक्त व्यापार समझौता है। ये छठा मुक्त व्यापार समझौता है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके पहले मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए और ओमान, इसके साथ भारत ये एग्रीमेंट कर चुका है। ओमान के साथ तो मैंने आपको एक एग्रीमेंट बताया था, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेपा एग्रीमेंट, जो लागू हुआ था 1 जून 2026 से। यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या इसके फायदे होंगे। तो देखिए, निर्यात पर जो शुल्क है ये 0 लगेगा, 0 ड्यूटी लगेगी। कहने का मतलब है कि इस समझौते के तहत भारत अपने लगभग 99% सामान जो है ये ब्रिटेन में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के निर्यात कर सकेगा। इंपोर्ट शुल्क जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। खास तौर पर फायदा किस सेक्टर को होगा? तो इससे भारत के कपड़ा यानी कि आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर, आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और जो सी फूड्स है, इसे ब्रिटेन के बाजारों में बड़ा फायदा मिलेगा। व्यापार लक्ष्य की यदि हम बात करें तो इस समझौते का उद्देश्य है 2030 तक भारत यूके के बीच व्यापार को 2 गुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो समझौता है ये भारतीय किसानों, साथ ही जो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो एमएसएमई है और निर्यातकों के लिए एक नया अवसर पैदा करता है। वहीं भारत में रहने वाले लोगों के लिए कुछ चुनिंदा ब्रिटिश उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। तो ये इस एग्रीमेंट का फायदा होगा। बात की जाए यदि यूके की, तो मैंने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली 4 स्टेट है इसमें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इधर वेल्स और नदर्न आयरलैंड, ये यूके का पार्ट है। इधर साउथ वाला जो आयरलैंड है ये यूके का पार्ट नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यूके की कैपिटल लंदन, चांसलर डेविड लेमी, राजा यहाँ के चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे। और जल्द ही ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 20 जुलाई तक यूके के 59 नंबर के प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम बन सकते हैं। 2008 के बाद पैदा हुए लोगों पर जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें खरीदने पर वर्ष 2020 से बैन लगाने का कानून ये ब्रिटेन लेकर के आया है। और इतिहास में सबसे कम उम्र में एल्स्ट्री और बोरमवुड के मेयर पद संभाला है तुषार कपूर ने, जो कि भारतीय मूल के हैं। और अभी हाल ही में ब्रिटेन ने ही कानूनन वंशानुगत प्रियर व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कानून पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 29 नंबर की
नवरत्न कंपनी कौन बनी है? तो आंसर इसका हो जाएगा GRSE, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये 29 नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का जहाज निर्माण उपक्रम है, जो कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोतों का निर्माण करता है। अब यहाँ से कुछ हम मेजर डिफरेंस देख लेते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी में। देखिए, एक मेजर डिफरेंस जो है, एक तो इन्वेस्टमेंट पावर का होता है, इसी से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि महारत्न कंपनी है, ये बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के किसी प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और जो महारत्न कंपनी होती है ना, इसे पहले से ही नवरत्न की कैटेगरी में शामिल होना चाहिए, बाद में फिर ये महारत्न बनेगी। नवरत्न कंपनी के लिए क्या क्राइटेरिया है? ये बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के किसी प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट कर सकती है, तो इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 1,000 करोड़ का। फिर आते हैं मिनी रत्न कंपनी की तरफ। मिनी रत्न कंपनी बिना किसी सरकारी मंजूरी के किसी प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि महारत्न कंपनी के एग्जाम्पल्स में आप सेल रिलेट कर सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। ये किसके एग्जाम्पल हुए? महारत्न कंपनी के। नवरत्न कंपनी के आप रिलेट करेंगे, एक तो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हालांकि IRCTC भी जो है, ये आपके नवरत्न कंपनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने आपको शायद हफ्ते 10 दिन पहले ही बताया था कि भारत की एकदम नई 28 नंबर की मिनी रत्न कंपनी ये बनी थी CPCL, यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये मिनी रत्न कंपनी का एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश से नौ सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना जो है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, अपने मौजूदा जैगुआर बेड़े के रख रखाव और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन से 9 रिटायर्ड जैगुआर विमान खरीदने का यह निर्णय ली है। और जैगुआर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में गहरे प्रहार मिशनों के लिए लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं। तो भारत किस कंट्री से ले रहा है? तो ये तो ब्रिटेन है। इन विमानों को जो इस्तेमाल है, ये युद्ध में उड़ान भरने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय बेड़े के जो पुराने जैगुआर विमान हैं, इसके कल पुर्जे यानी कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये निकालने के लिए किया जाएगा। तो समझौता ब्रिटेन के साथ है। ब्रिटेन के फैक्ट्स और मैप के थ्रू हम रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अदर कंट्रीज के साथ क्या भारत का कोई एग्रीमेंट है, कोई डिफेंस एग्रीमेंट है? तो देखिए, अमेरिका की एक बोइंग कंपनी है जिससे भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर लेने के लिए समझौता किया था। ऑप्शन में रशिया लिखा हुआ है, तो रशिया के साथ भारत की डील S-400 मिसाइल को लेकर के है। S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है। और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत का समझौता रशिया के साथ है। फ्रांस से यदि आप रिलेट करेंगे तो राफेल विमान को लेकर के भारत का समझौता फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ रहा है। हालांकि आप ये जरूर याद रखिए, एयरफोर्स को 36 राफेल विमान की डिलीवरी ये फ्रांस के द्वारा पूरी हो चुकी है। अब इंडियन नेवी में भी राफेल M विमान शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन एक और एग्रीमेंट भारत ने फिर से कर लिया है एयरफोर्स में। आपको ये बताना है कि कितने नए राफेल विमान शामिल होने जा रहे हैं। क्या ये 108 है, 109 है, 118 है या 120 है? चारों में से क्या इसका राइट आंसर है? इंडियन एयरफोर्स की भी बात की जाए तो 8 अक्टूबर को ये अपना फॉर्मेशन डे मनाता है और हेडक्वार्टर वैसे तीनों ही सेनाओं का दिल्ली में है। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल चौथा है, चर्चे में रही दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कितने रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये प्रदान की जाएगी 2500 रुपए तक की। दिल्ली सरकार ने अपनी जो प्रमुख महिला समृद्धि योजना थी, इसी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। इसके तहत क्या होगा कि 21 से 60 साल तक की जो महिलाएं हैं, जो योग्य महिलाएं हैं, 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली की यदि बात की जाए तो कुछ करंट के फैक्ट यहां से मैंने ऐड करे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट
इसने अभी मोस्ट लिवेबल सिटी की इंडेक्स जारी किया था, जिसमें दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर इसने बताया था डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को। भारत की तरफ से इसमें कौन टॉप पर था, तो ये दिल्ली टॉप पर रहा था। फिर यदि बात की जाए सेंट्रल विस्टा क्षेत्र जो कि दिल्ली में है, रिसेंटली इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। फिर प्रोफेसर योगेश सिंह जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये कुलपति दोबारा से बनाए गए, इसलिए चर्चे में थे। फिर इसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2026 की होगी, इसकी मेजबानी दिल्ली में ही की जाएगी। कहां पर, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन है जो कि किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार जो राइट टू बी फॉरगटन है, यानी कि भूल जाने का जो अधिकार है, इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा माना गया है, राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार के तहत। 11वें नंबर की जो क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग रही, ये मई 2026 में ही संपन्न हुई है। कहा, तो ये दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ही आयोजित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में शुरू की गई। दिल्ली में कैच द रेन ये जो कैंपेन चलाया गया, इसके तहत ऑफिशियल शुभंकर मीरा लॉन्च किया गया। अमेरिका में भारत के जो पूर्व राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू, इन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है और राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव बने हैं। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा है और भारत की पहली 100% सोलर एनर्जी से संचालित जो विधानसभा है, ये दिल्ली की ही बन गई है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम पिच ब्लैक 2026 है, इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, इसमें मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। मेजबानी इसकी ऑस्ट्रेलिया करेगा, हालांकि इसमें भारतीय वायुसेना भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसका उद्देश्य हवाई युद्ध कौशल, संयुक्त संचालन क्षमता और सामरिक समन्वय को बढ़ावा देना। यदि बात की जाए यहाँ से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, जो कि भारत के अन्य कंट्रीज के साथ होती है या किसी और कंट्री की जो एक्सरसाइज है, तो चलिए पहले भारत की एक्सरसाइज हम देखें। यदि तो भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है, लेकिन यदि साइक्लोन पूछा जाए, साइक्लोन 4 एडिशन इजिप्ट के साथ हुआ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑस्टिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विंगबैक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जापान के साथ, जिमैक्स भी जापान के साथ है। अभी हाल ही में वलियर्ड शील्ड 2026 का नेतृत्व ये यूएस इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा किया गया और दक्षिण कोरिया जापान के बीच सैरेक्स अभ्यास हुआ। सिम्बेक्स कंबोडिया के साथ है। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार जिसमें क्वाड कंट्रीज शामिल है, गुआम में एक्सरसाइज हुई, खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, कंजर किर्गिस्तान के साथ और दसलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में 31वें नंबर के दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। एडिशन इसका 31वां है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया। 8 दिनों तक चलने वाला ये जो आयोजन है 18 से 22 जुलाई तक चलेगा। ये भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला दिव्य कला है। दिसंबर 2022 में हालांकि इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी। दिव्यांग जनों की आत्मनिर्भरता, गरिमा और समावेशन, साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। कोलकाता में ना आप ये रिलेट कर सकते हैं कि एक तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे था, इसकी मेजबानी कोलकाता ने की। हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मेजबानी गोवा करेगा। हैप्पीएस्ट सिटी में जयपुर को भी शामिल किया गया है। भारत के सबसे खुशहाल शहरों में दिल्ली को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी मोस्ट लिवेबल सिटी बताया गया है भारत का। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में अधिसूचित रोग घोषित किया गया जो कुष्ठ रोग है, किस रोगाणु के कारण होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस कुष्ठ रोग को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित रोग घोषित किया और इस कदम का उद्देश्य इस रोग की निगरानी को मजबूत करना, शीघ्र निदान और उपचार सुनिश्चित करना, साथ ही इसके प्रसार पर भी रोक लगाना। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है कुष्ठ रोग, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसे आप लेप्रोसी भी कह सकते हैं। एक दीर्घकालिक जीवाणु संक्रमण है जो कि आपका स्किन हो गया, यानी कि त्वचा में, नसों में, आंखों को और जो आपका श्वसन तंत्र है इसे प्रभावित करता है। पूछा जाए कि ये किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री
नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, इससे प्रभावित अंगों की भी हम बात करें तो देखिए, ये स्किन पर हल्के या गहरे रंग के सुन्न धब्बे, साथ ही नसों के मोटा होने, साथ ही जो हाथ पैर में सुन्नता होती है ना, इसी का कारण बन सकता है। आपके एग्जाम में बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों के नाम पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। जैसे कि कुछ वायरल डिसीज का नाम यहाँ से मैं मेंशन कर देती हूँ। एक ताजा एग्जाम्पल तो आपका कोविड-19 ही है, फ्लू, डेंगू के अलावा फिर चिकन पॉक्स और रेबीज भी एक इसका एग्जाम्पल है। जबकि बैक्टीरियल डिसीज की भी हम बात करें, जीवाणु से होने वाले रोगों में, तो इसमें आप टीबी रिलेट कर सकते हैं, जो आपका कोलेरा है, यानी कि हैजा रिलेट कर सकते हैं, जो आपका टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत आ जाता है। सवाल नंबर 8वां है, भारत टेक्स 2026 ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल आयोजन है, और पूछा जा रहा है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। राजधानी दिल्ली में तो किया गया है, लेकिन दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत टेक्स का आयोजन 14 जुलाई से शुरू हुआ है, ये 17 जुलाई तक चलेगा। कहां पर? तो राजधानी दिल्ली में। इसका आयोजन भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। भारत टेक्स 2026 में वस्त्र उद्योग की संपूर्ण जो मूल्य श्रृंखला है ये प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें फाइबर, यार्न, फैब्रिक, परिधान, तकनीकी वस्त्र, मशीनरी और हस्तशिल्प भी इसमें शामिल है। इस आयोजन में 5000 से अधिक प्रदर्शक 120 देशों से, माफ कीजिएगा 120 से अधिक देशों से 6000 प्लस अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी रही है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्पेस हाल ही में भारत के सॉवरेन स्पेस टेक फंड से निवेश पाने वाली पहली कंपनी बनी है। पूछा यह जा रहा है इस फंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है AVCF यानी कि अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के नाम से। अब हम समझ लेते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सॉवरेन, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये समझने के लिए सबसे पहले इस इमेज पर नजर डालिए। ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं इनका नाम प्रबल प्रताप है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इन्होंने जो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसके कारण काफी ज्यादा ये वायरल रहे थे। इनका स्टेटमेंट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आई एम सॉवरेन। तो यहाँ पर सॉवरेन का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम कहें तो हिंदी में इसका मतलब है संप्रभु। अब ये संप्रभु क्या है, तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति, किसी देश या फिर संस्था की उस सर्वोच्च शक्ति से है जो किसी बाहरी नियंत्रण के बिना अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ये आपका संप्रभु हुआ। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में, ये है अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड जो है ये भारत का पहला समर्पित स्पेस टेक इन्वेस्टमेंट फंड है। इसे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और स्टार्टअप्स हैं इन्हें बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े जो स्टार्टअप्स है, जैसे कि सैटेलाइट सिस्टम हो गया, लॉन्च व्हीकल हो गया, और जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे फंडिंग प्रदान करना ताकि वे अपनी तकनीक का व्यवसायीकरण कर सके। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है ध्रुव स्पेस, इसे रिसेंटली अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे यह इस फंड से निवेश प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। इसलिए इसे हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है ना, इसे इन स्पेस का समर्थन प्राप्त है, और इसका प्रबंधन जो है ये सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में निजी स्पेस टेक स्टार्टअप की जो वित्तीय सहायता है इसे प्रदान करने के लिए AVCF यानी कि अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड का जो कुल कोष है ये लगभग 1600 करोड़ रुपए है। तो 60 करोड़ रुपए का ये जो निवेश है ये ध्रुव स्पेस के लिए कर रही है। अगला क्वेश्चन है, 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए हाल ही में अनावरण किया गया आधिकारिक शुभंकर मयूर प्रेरणा ये निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो ये मयूर की प्रेरणा ली गई है भारत के नेशनल बर्ड से, जो कि आप पढ़ते ही हैं कि मोर है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि अब शुरू होने जा रहा है, ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसी के लिए मैस्कॉट लॉन्च किया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। काफी दिनों से हमने मैस्कॉट का रिवीजन नहीं किया है। अभी रिसेंटली हम देख लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है 2026 का पुरुषों का, इसमें 3 शुभंकर हैं, क्लच, द बाल्डीगल या अमेरिका का,
मेपल द मूस कनाडा का, जायू द जैगुआर मैक्सिको का, क्योंकि यही 3 कंट्री मिलकर के ये टूर्नामेंट होस्ट कर रही हैं। 1 अप्रैल 2026 से भारत में दुनिया की सबसे बड़ी और पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना शुरू हुई। इसका शुभंकर प्रगति विकास है। दिल्ली ने कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जल शुभंकर नीरा लॉन्च किया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभंकर इस साल का था पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 5वां एडिशन राजस्थान ने होस्ट किया, खम्मा घनी इसका शुभंकर था और इसमें टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में डल लेक में, मध्य प्रदेश जिसमें टॉप पर था और इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। पहली बार आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, कहां? छत्तीसगढ़ में। इसका शुभंकर था मोरवीर और इसमें टॉप पर था कर्नाटका। मैंने कल आपसे पूछा था विंबलडन चैंपियनशिप 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? लिंडा नोस्कोवा इसका राइट आंसर था, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। आज का सवाल है भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।